Hello friends, welcome to Level Up IAS. Today we are going to discuss the concept of zero FIR. In this series, we will be discussing social, political and legal issues in a very lucid and exhaustive way and keeping it very simple and not too short but still very concise so that you are getting adequate information in the simplest of form in a short amount of time. So this zero FIR, it becomes important because you have seen that of lately, especially from past 2 years or 3 years, you will find there are questions, especially in pre-examination, with regards to these kinds of terms, with regards to payroll, bail, custody, judicial custody, police custody, FIR, and this is now what you call is a zero FIR. It is also making much news. नाउ इट इज मेकिंग न्यूज फॉर अ वेरी सैड पर्पस. बहुत ही दुखद घटना के कारण ये हमारे यहाँ पास अभी न्यूज में है. यू वुड बी नोइंग अबाउट द इंसिडेंट्स विच आर गोइंग ऑन इन मणिपुर. सो वैसे ही कुछ घटनाओं ने ऐसे कुछ अमानवीय कृत्य ट्रिगर किए जहां पे जीरो FIR रजिस्टर किया गया और जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो मुद्दा ये है कि 4 मई को और 5 मई को देयर आर 4th of May and 5th of May 2023 there were two separate instances. There were two separate inhuman instances rather to say. तो 4 मई को 2 मणिपुर के वुमेन्स को नेकेड स्ट्रिप करके परेड कराया गया. वेरी इनह्यूमन एक्ट. एंड देन 5th of May को एक और इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जहां पे अगेन एक कार शॉप में काम करने वाली 2 लेडीज के साथ गैंग रेप अटेम्प्ट किया गया. नाउ दीज 2 incidences came to surface because वहां पे इंटरनेट शटडाउन चल रहा था and these were not reported, but later on once everything normalized these issues made a big news. However, there were 2 separate zero FIRs which were filed. 2 separate zero FIRs were registered in this case and later it was in the June. तो June 13 को इन FIRs को जो पहले फाइल किए गए थे किसी और पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफर कर दिया गया पोरमपत पुलिस स्टेशन. नाउ दिस इज द एक्चुअल क्रक्स ऑफ जीरो FIR. जीरो FIR क्या होता है? अब तक आप थोड़ा अगर अनुमान लगा सकते हैं तो आपने लगाया होगा कि किसी और पुलिस स्टेशन में FIR फाइल किया गया और उसको किसी और पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करा गया. इस FIR को जीरो FIR क्यों बोलते हैं? पहली बात, FIR होता ही क्यों है, क्या होता है, उसको कब फाइल कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू सी द लीगल प्रोविजंस कंसर्निंग अबाउट FIR. FIR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट यू कॉल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. हिंदी में बोले तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन या फिर सामान्य भाषा में आप बोलते हैं प्राथमिकी, प्राथमिक रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इस बात को सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इसमें डील किया गया. However, the term FIR has not been clearly defined either in the IPC nor in the CRPC. But section 154 of CRPC contains certain things, certain provisions with regards to registration of FIR. FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसको कि सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के नाम से जाना जाता है. इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के नाम से जाना जाता है. सम ऑफ यू वुड बी नोइंग द टर्म कॉग्निजेबल, सम ऑफ यू मे नॉट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड व्हाट इज द अदर ऑफ इट, नॉन कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, these are the two kinds. ये 2 ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें सारे आपराधिक मामलों को बांट दिया गया है. Cognizable offenses means those offenses in general, if you want to say, that means these are the bigger or serious or heinous offenses. But technically, cognizable offenses means those offenses wherein police can arrest any person even without requirement of having a warrant of arrest. मतलब वैसे सारे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है, इसको हम कॉग्निजेबल यानी हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं. इन ऑल दोज केसेस वेयर पुलिस विल रिक्वायर वारंट बिफोर अरेस्टिंग एनी पर्सन, दोज आर कॉल्ड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी असंज्ञेय अपराध.
So these are the two classes of offenses. अब सामान्य नागरिक को, how would a general public come to know that whether it is a cognizable offense or non-cognizable offense? Of course, it is obvious, but obvious that the general public would highly be unaware about these legal terminology. Then what is the recourse? So if any person who is going to a police station for registering any information, the police officer registering that should know. And for their reference, there is Schedule 1 in the CRPC that contains the list of all those offenses which are cognizable in nature, and apart from that all other offenses are non-cognizable in nature. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराधों की जो सूची है वो शेड्यूल 1 अनुसूची 1 सीआरपीसी में दे रखी है। बहरहाल, नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, इट सेज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस से मिली हुई किसी इंफॉर्मेशन को पुलिस को लिखना ही है। दिस इज द ड्यूटी। एंड व्हाई आई एम सेइंग अ ड्यूटी, बिकॉज आई विल आल्सो रिफ्लेक्ट टू यू one of the provisions of IPC that says if a police person, if a public servant denies to register an FIR in certain cases like acid attack, rape, abduction, extortion, these kinds of cases, especially those cases which are related to crime against women, outraging the modesty of the women, sexual harassment, इन सब के केसेस में अगर पुलिस पर्सनल्स रिपोर्ट लिखने से मना करते हैं तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का निर्धारण किया गया है। So this is the legal duty of the police personnel to write a report, write an FIR. Now, what is the format and how they have to write an FIR? So this section says every information relating to a cognizable offense, if this has been given orally, then it has to be reduced in the writing, or if it has been given by the informant in the written, so this has to be getting signed. तो अगर कोई भी पर्सन, अगर आपको पता चलता है कि आपने देखा कोई घटना होते हुए आप पुलिस स्टेशन में गए और आपने उसकी प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराई, तो या तो आप मुंह जबानी बोल के कह सकते हैं या फिर आप लिखित में पुलिस ऑफिसर को वो सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेट हो, अगर आप बोल के करते हैं तो पुलिस वाला बैठ के लिखेगा और आपको पढ़ के सुनाएगा कि आपके कहे हुए बातों को मैंने इस तरीके से लिखा है। देन द पर्सन हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट साइन द एफआईआर। जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एफआईआर पे साइन करेगा। नाउ सेक्शन 154 आल्सो सेज दैट इट इज द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज बीन गिविंग द इंफॉर्मेशन। जो पर्सन एफआईआर दर्ज करा रहा है उसका एक अधिकार भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के खर्च पे एफआईआर की एक कॉपी उसे मुहैया कराई जाए। नाउ अनलेस एंड अनटिल दिस एफआईआर इज नॉट साइंड, जब तक ये एफआईआर इंफॉर्मेंट ने साइन नहीं किया है वो एफआईआर वैलिड नहीं माना जाता है। तो दिस इज द प्रोविजन व्हिच इज इंटेल्ड अंडर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 154 सेक्शन धारा के अंदर ये ऐसी प्रक्रिया लिखी गई है कि एफआईआर से रिलेटेड क्या चीजें हो। नाउ यू सी दैट दिस आर द प्रोविजन व्हिच हैज टू बी फॉलोड इन द कॉग्निजेबल केसेस। जब अब नॉन कॉग्निजेबल केस हो, तो अगर कोई केस नॉन कॉग्निजेबल हो तो क्या करना है? सो इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, आपको तो सामान्य नागरिक को तो ये पता नहीं है, देन ही विल अप्रोच द पुलिस स्टेशन और शी विल अप्रोच द पुलिस स्टेशन। देन पुलिस पर्सनल हैज टू रजिस्टर द इंफॉर्मेशन इफ दैट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन अ रजिस्टर कॉल्ड एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। और उसके बाद उस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई साहब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लीज विजिट द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी डिजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट और उनके यहां जाके आप कंप्लेंट फाइल करिए। सो यू गेट अ डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लेंट एंड एन एफआईआर। एफआईआर इज रजिस्टर्ड विथ होम? पुलिस, इन अ पुलिस स्टेशन। और एफआईआर के बेसिस पे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट बनाती है और उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान if police finds it necessary they can arrest the person because it is a cognizable offense। cognizable offense में बिना वारंट का भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उसको उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है जो पर्सन अरेस्ट हुए हैं उनके अगेंस्ट, एंड देयर आफ्टर द ट्रायल इन द कोर्ट स्टार्ट्स, राइट। So in the case of non-cognizable offenses, the police will register the information in the NCR register
and ask the informant to please visit the court and give the complaint to the magistrate. कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा या किन्होंने फेस किया होगा कि अगर आप एफआईआर लिखाने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है, मे बी साइटिंग एनी रीजन, ये जो मामला हुआ है मेरे थाने के अंदर नहीं आता है, किसी और थाने के अंदर होता है, या फिर टाल मटोल करके आपके बातों को या डरा धमका के भी कभी आपका एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाता है. So उस सिचुएशन में द विक्टिम और द एग्रीव्ड पर्सन हु वांट्स टू इन्फॉर्म द पुलिस और हु वांट्स टू रजिस्टर देयर केस, what is the option available with them? So in this again section 154(3) सब क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 154 में ही ये लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन एफआईआर लिखाने जाता है, इफ एनी पर्सन गोज टू रजिस्टर एफआईआर एंड पुलिस डिनाइज, द एसएचओ, द स्टेशन हाउस ऑफिसर और द पुलिस स्टेशन denies to register the FIR, then the person can give a written complaint to the superintendent of police. आप एसपी साहब को अपना लिखित में बाई पोस्ट या कैसे भी कंप्लेंट भेज सकते हैं, एंड नाउ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन इन द केस. उसके बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट उस में इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन और द पावर्स देन. दोनों ही पुलिस ऑफिसर हैं. आप देखो ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन पे एफआईआर लिखने को मना किया तो यह भी हो सकता है कि एसपी साहब भी आपकी एफआईआर लिखवाने से मना कर दें या फिर उसको भी टाल दें. इन दैट सिचुएशन द एग्रीव्ड पर्सन हैज अ फर्दर रिकोर्स. ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी अदर मजिस्ट्रेट डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो सेक्शन 190 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट भेजी जा सकती है और मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके. मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस कैन स्टार्ट ऑन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द पीपल और देयर सेल्फ acquired knowledge of certain crime, or third way is that magistrate can also order police to investigate certain matters. तो अगर कोई एफआईआर पुलिस ने लिखने से मना कर दिया तो एसपी साहब के पास जाएं, अगर वहां भी मना हो गया है तो आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे. सो दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एफआईआर और इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन द कॉग्निजेबल केसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल में, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में एनसीआर रिपोर्ट फाइल की जाती है. Now, wherever you go, you will find that there are multiple registers which are kept in a police station. पुलिस स्टेशन में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उसमें से एक एफआईआर रजिस्टर होता है और हर रजिस्टर्ड एफआईआर पे एक सीक्वेंसिंग की जाती है, एक नंबर दिया जाता है सो दैट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट और अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाए. With the coming of CCTNS, crime and criminal tracking network system, these are automatically generated numbers also. But the main concept or main idea behind zero FIR is that such FIR once filed in any police station does not contain any number. मान लेते हैं कि you go to a place ABC पुलिस स्टेशन, ABC पुलिस स्टेशन में गए और उस पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाली किसी घटना का आप रिपोर्ट लिखाते हैं. So police officer has the necessary jurisdiction. They will write the FIR and give it a proper number. But in the zero FIR, that number is not mentioned by the police station where the person is giving the information. तभी उसको क्या बोलते हैं? जीरो FIR. मतलब अगर कोई भी पर्सन एक ऐसे पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करा रहा है जहां पे उसकी jurisdiction नहीं है, that is called zero FIR. A FIR which is registered without even any jurisdiction, that is called zero FIR, and it is the duty of police to transfer the FIR to the other police station which is having a necessary jurisdiction. ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस रजिस्टर्ड जीरो FIR को वैसे पुलिस स्टेशन में भेज दे जहां पे उस पुलिस स्टेशन उस FIR का jurisdiction बनता है, जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वो क्राइम एरिया आता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए. So zero FIR is such FIR which is filed even without the jurisdiction. हमारे CRPC में जीरो FIR का कॉन्सेप्ट पहले से नहीं था. This concept of zero FIR came
आफ्टर द निर्भया केस, और निर्भया केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स देने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसके बाद एक हमारे क्रिमिनल लॉ में IPC एविडेंस और CRPC में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एक मैसिव अमेंडमेंट किया गया। इसी केस के स्टडी करने के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड लेटर in this Lalita Kumari versus State of UP, government of UP case, Supreme Court has given this verdict that registration of zero FIR is mandatory. किसी भी पीड़ित महिला को ये कह के उसका FIR रजिस्टर करने से मना नहीं किया जा सकता कि इस थाने का जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस में। A female cannot be denied registration of FIR only on this ground that there is no jurisdiction of a particular police station. Wherever she wants to register FIR, that has to be registered, and then it is the duty of police to transfer the FIR to the necessary jurisdiction for the proper investigation, and the process thereafter will start. Right? So this zero FIR has been in the news, and it has been particularly debated in the various cases also. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तो एक जजमेंट मैंने बता ही दिया। Delhi High Court has also given various judgment. You will find the various judgments of Andhra Pradesh High Court also. So every time the notion has been to register an FIR even without the mandatory jurisdiction which is available with the police. Police को register तो करना ही है FIR, because if the police personnel, I was talking about the provision of the failure when the police officer fails to comply and fails to register the FIR, तो वो प्रोविजन कहां दिया है? सेक्शन 166A IPC, सेक्शन 166A IPC. दिस वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 में ही, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात करा मैंने, उसके बाद ही ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द पुलिस पर्सनल. सो देयर इज नो क्वेश्चन नाउ दैट the FIR cannot be registered on this ground that the police has no jurisdiction. This is all about the zero FIR. We have discussed sufficiently. So even if a question is coming in MCQ, you can address these kinds of a full-fledged question. You may not expect in the GS paper, but yes, of course, in the MCQ coming in the preliminary examination, you have seen the questions coming from criminal justice system, the questions like prison, payroll, bail, furlough, judicial and police custody. So we will also try to cover those terms, and we will also try to explain those terms also again in coming videos in this series. You can download the PDF of this video from the Telegram link of the Level Up IAS Telegram channel, official channel. And also, if you want us to make any such informative videos, you can ping us in the comment section. We will try to cover if those topics are found relevant. Until then, keep learning, stay informed, and stay tuned with Level Up IAS.